सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए हमने एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप क्रमवाइज तरीके से सारी क्लासेजों को लीजिए और उनके नोट्स बनाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ डाउनलोड कर ले और उनसे नोट्स बना लें। ठीक है, आज की जो हमारा हिंदी का चैप्टर है वो है विराम चिन्ह। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की हिंदी की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह होते क्या है इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो विराम चिन्ह की परिभाषा क्या होती है? देखिए दोस्तों, आपको विराम शब्द से ही समझ में आ रहा हो। विराम मतलब क्या होता है दोस्तों? रुकना। क्या होता है? रुकना या ठहरना। क्या होता है? रुकना या ठहरना। तो विराम चिन्ह का अर्थ क्या हो जाएगा? विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना। लिखित भाषा में प्रयोग किए जाने वाले लिखित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए दोस्तों, विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। जब हम किसी वाक्य का प्रयोग वाक्य में किसी थोड़ी देर के लिए या सब वाक्य को समाप्त करने के लिए किसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो उनको विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। लेकिन यदि विराम चिन्ह का प्रयोग गलत जगह हो जाता है तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, कैसे बदल जाता है? देखिए दोस्तों, आपको नीचे दिखाया गया है। देखिए दोस्तों, पिताजी कह रहे हैं बच्चे से जाओ मत पढ़ो। क्या कह रहे हैं? जाओ मत पढ़ो। यहाँ पे क्या लग रहा है? इसको इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। अभी हम आगे चल के आपको बताएंगे इसको क्या कहते हैं। तो पिताजी क्या कह रहे हैं? जाओ मत पढ़ो। लेकिन बच्चा क्या समझ रहा है? बच्चा तो देखिए बहुत खतरनाक है, अपने मन की समझ रहा है। बच्चा समझ रहा है जाओ मत पढ़ो। क्या समझ रहा है? जाओ मत पढ़ो। ऐसा कौन समझ रहा है? बच्चा समझ रहा है। बच्चे पिताजी से कह रहे हैं कि जाओ मत पढ़ो और बच्चा समझ रहा है जाओ मत पढ़ो। ऐसा बच्चा समझ रहा है। तो देखिए दोनों का अर्थ बदल गया। सिर्फ किससे बदला? कि हमने विराम चिन्ह का जो प्रयोग है वो अलग जगह किया है, तो इससे इसका अर्थ बदल गया। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, हिंदी में कांता प्रसाद गुरुजी हुए, उनके अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। कितनी है? विराम चिन्हों की संख्या 20 है। आपसे एग्जाम में पूछेगा विराम चिन्हों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 20 है। कितनी है? 20 है। ये आप नोट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, कांता प्रसाद गुरुजी ने कहा कि ये सभी जो विराम चिन्ह है ये अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। कहां से लिए गए? अंग्रेजी भाषा से लिए गए। सिर्फ एकमात्र जो विराम चिन्ह है जिसका अर्थ क्या होता है वो अंग्रेजी से नहीं लिखा गया है, जिसका अर्थ है पूर्ण विराम। मतलब जो पूर्ण विराम, देखिए दोस्तों ये जो लग रहा है ना, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। अंत में आपको दिख रहा है ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। ये कहां से नहीं लिया गया? ये अंग्रेजी से नहीं लिया गया। तो आपने अंग्रेजी में देखा होगा फुल स्टॉप। अंग्रेजी में तो हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी में हम किसका प्रयोग करते हैं? हम हिंदी में प्रयोग करते हैं पूर्ण विराम का। किसका करते हैं? पूर्ण विराम का करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, हिंदी में कितने विराम चिन्ह होते हैं तो आप बताएंगे 20 विराम चिन्ह होते हैं। कहां से लिए गए हैं? अंग्रेजी से लिए गए हैं। लेकिन एकमात्र विराम चिन्ह जो कि पूर्ण विराम है वो अंग्रेजी से नहीं लिया गया। ठीक है दोस्तों, चले आगे। चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों विराम चिन्हों के बारे में। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ये तो बता दिया 20 विराम चिन्ह होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उनका प्रयोग होता है, इसके बारे में बता देता हूँ। ये आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे क्योंकि आपसे जो वाक्य एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना, उसमें पाएगा किस वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, या आपसे किसी चिन्ह को देके पूछेगा कि इस चिन्ह का नाम क्या है, तो आप ये याद रखेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ पूर्ण विराम के बारे में। पूर्ण विराम का अर्थ आप जानते हैं, इसको जो कहते हैं इसको पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पूर्ण विराम का अर्थ क्या होता है? जो अंत में लगता है। कहाँ लगता है? जो वाक्य के अंत में लगता है उसको पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे लड़का का पैर फिसल गया। अब लड़के का पैर फिसल गया, वाक्य तो पूरा हो गया। हो गया ना? क्या अभी बीच में कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा, वाक्य पूरा हो गया। उसके बाद सब बच्चे उसके पास गए, ये वाक्य अलग है। तो दोनों वाक्यों के अंत में क्या लग रहा है? पूर्ण विराम लग रहा है। क्या लग रहा है? पूर्ण विराम लग रहा है। आप ये भी याद रखेंगे, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगता है, बीच में पूर्ण विराम नहीं लगता। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों अर्धविराम। अर्धविराम का चिन्ह ये होता है दोस्तों। कौन सा वाला तो होता है? ये वाला अर्धविराम का चिन्ह होता है। देखिए दोस्तों, जब बहुत मतलब कम मात्रा से थोड़ा अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा कम मात्रा में रुकना पड़े तो उसको अर्धविराम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको वाक्य बोल के सुनाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों जैसे मैं बोलूं सूर्य उदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। तो कैसे बोल रहा हूं मैं? सूर्य उदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। तो यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ी देर क्या ले रहा हूँ? विराम ले रहा हूँ। क्या लेना? विराम ले रहा हूँ। तो उसको कहते हैं अर्धविराम। क्या कहते हैं? अर्धविराम कहते हैं। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों फलों में आम का सर्वश्रेष्ठ फल किसको माना गया? फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया।
किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, थोड़ी देर रुक रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, थोड़ी देर रुक रहा हूँ। जैसे बोल रहा हूँ ना, फलों में आम को सबसे फल माना गया है, किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ क्या होता है? अल्प विराम का अर्थ होता है जब अर्ध विराम से कम रुकना पड़े तो उसको अल्प विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। इसको इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। जैसे कि नहीं, मैं नहीं चल सकता हूँ, हाँ तुम जाना चाहो तो चले जाओ। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ? नहीं, मैं नहीं चल सकता, हाँ तुम जाना चाहो तो चले जाओ। नहीं और हाँ के बाद में जब बोल रहा हूँ तो थोड़ी देर रुकना हो ना, उसको कहते हैं अल्प विराम। क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। ठीक है दोस्तों। उपाधियों के अलगाव के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उपाधियां कैसे दोस्तों? जैसे आपने एमए की होगी, बीए की होगी, आगे चल के करेंगे तो उनको एक साथ लिखना पड़ता है ना, जैसे बीए एमए ऐसे लिखते हैं ना। तो बीए और एमए को अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ आपको लिख रहा है बीए, बीए को अलग करने के लिए और एमए को अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया गया? अल्प विराम यानी कॉमा का प्रयोग किया गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक मतलब क्या होता है? जब किसी आपने कोई कहानी पढ़ी होगी या कि आपने कोई रचना पढ़ी होगी तो उसका जब अंत होता है ना, सबसे अंत वाला पार्ट जो आपने देखा होगा उसमें ऐसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है ना, बिल्कुल लिखा हुआ, इसी को कहते हैं समाप्ति सूचक। ठीक है दोस्तों, आपको इसको इतना इंपोर्टेंट नहीं रखना, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता। बाकी इन तीनों को आप मोस्ट इंपोर्टेंट बनाएंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इन तीनों को अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने नोटबुक बना ली होगी, क्योंकि जब तक आप अपने हाथों से नहीं लिखेंगे, मैं तो दोस्तों आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन जब तक आप अपने हाथों से नहीं लिखेंगे ना दोस्तों तो आपको याद नहीं होगा। यदि आप देखो तो अपने हाथों से लिख रहे हैं, पहले आप ये क्लास कर लीजिए, उसके बाद आप इसकी पीडीएफ से लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब आप अपने हाथों से लिखेंगे ना तो आधी चीजें आपको अपने आप ही याद हो जाएंगी। कोशिश करके देखिए दोस्तों, एक बार आपको अपने आप ना याद हो तो मुझे बताना कि सर आपने कहा था और हमको याद नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं दोस्तों उपविराम के बारे में। तो उपविराम क्या होता है? उपविराम ये देखिए, इसका चिन्ह होता है उपविराम का। जैसे मैं आपको कुछ चीज बताऊं, जैसे मैं बताऊं, जैसे जैसे मैं लिखता हूं ना दोस्तों, आपने देखा होगा जैसे लिखते हैं तो जैसे के आगे ये चिन्ह लगाते हैं ना, इसको कहते हैं उपविराम। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उपविराम। ठीक है दोस्तों, जैसे किसी शीर्षक में, यहाँ देखिए दोस्तों, आपको कोई कहानी पढ़ी होगी बिल्कुल, जिसमें बहुत सारे शीर्षक होते हैं। जैसे यहाँ पे माँ, माँ के बाद क्या लगा हुआ है? अप विराम लिखा हुआ है। क्या लगा है? उप विराम लगा हुआ है। ममता की मूर्ति है, उसके बाद बताया गया कि माँ के बारे में माँ ममता की प्रीति मूर्ति है। ठीक है दोस्तों, और एक संवाद में भी आपने देखा होगा, जैसे सुमन कह रही है, सुमन के बाद क्या कह रही है? उसके बाद क्या लग रहा है? उप विराम लग रहा है। क्या लग रहा है? उप विराम लग रहा है। सुमन कह रही है चलिए आपको यमराज से मिलवाऊं। शिवम किसी को यमराज से मिलवा रही है, और इस चिन्ह का क्या नाम है? तो आप बताएंगे अल्प विराम है, अल्प विराम है। और इसका क्या नाम है? उप विराम है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जैसे नीचे देख लीजिए आप, अमित, अमित कह रहे हैं कॉमा क्या लग रहा है? उप विराम लग रहा है, भाई अभी मेरा उनसे बात करने का मन नहीं है। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह तो सभी को पता होगा, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह कब आता है? वाक्य के अंत में आता है। कब आता है? वाक्य के अंत में आता है। जब किसी से हम प्रश्न पूछें तो उसको क्या कहते हैं? उसमें प्रयोग किया जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह का। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताऊं, क्या आप जा रही हैं? तो मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? प्रश्न ही तो पूछ रहा हूँ, क्या आप जा रही हैं? ठीक है दोस्तों, जैसे दूसरा है, आपने उससे क्यों बुलाया? तो आपने उसे क्यों बुलाया? मैं प्रश्न ही तो पूछ रहा हूँ, आपने उसे क्यों बुलाया? अब अंत में किसका प्रयोग हो रहा है? अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट दोस्तों योजक चिन्ह। योजक चिन्ह माने क्या होता है दोस्तों? जैसे आपने द्वंद्व समास पढ़े होंगे, बिल्कुल नहीं पढ़े हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया समास की, उनको जाके अवश्य पढ़ लें। ठीक है दोस्तों, द्वंद्व समास पढ़ा होगा, जिसमें मैंने आपको लिखा होगा लाभ डैश हानि। क्या लिखा हुआ? लाभ डैश हानि। तो इसको मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है योजक चिन्ह। क्या होता है? इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है योजक चिन्ह। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ लिखा हुआ है गीता संगीता, इसके बीच में क्या लग रहा है? योजक चिन्ह लग रहा है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है माता पिता, इनके बीच में क्या लग रहा है? योजक चिन्ह लग रहा है। जैसे यहाँ लिख रहा है खरा खोटा, इसके बीच में क्या लग रहा है? तो आप बताएंगे योजक चिन्ह लग रहा है। क्या लग रहा है? योजक चिन्ह लग रहा है। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह क्या होता है? ये तो सभी को पता है, किसी बात का हमको विवरण देने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको कोष्टक चिन्ह कहते हैं। जैसे कि दोस्तों एग्जांपल में बता देता हूं मैं आपको, दशहरे के अवसर पर दशानन। अब दशानन का मतलब तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, जो नए होंगे उनको तो पता है रावण, उनको तो पता है रावण, लेकिन पुराने लोगों को तो पता है दशानन मतलब क्या होता है, रावण। अब नए लोगों को बताने के लिए प्रयोग किया गया कि दशानन का अर्थ होता है रावण। क्या होता है? रावण। और वो किसमें बंद कर दिया है?
कोष्टक चिन्ह में बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो आपको कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जैसे नीचे आपको दिया हुआ है लता मंगेशकर भारत की कोकिला है। अब कोकिला का अर्थ क्या होता है? लोग तो समझेंगे कि कोयल के बारे में कह रहे हैं या साथ निभाना साथिया की कोकिला के बारे में कहते हैं, जैसे औरतें समझती हैं, है ना। तो लेकिन कोकिला का मतलब होता है दोस्तों मीठा गाने वाली। क्या होता है? कोकिला का मतलब होता है मीठा गाने वाली। ये बताया गया किसमें? कोष्टक चिन्ह में बताया गया। तो लोग पढ़ लेंगे कि कोकिला का मतलब होता है मीठा गाने वाली। ठीक है दोस्तों, ना कि कोयल होता है। क्लियर हो? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह क्या होता है? अवतरण या उदाहरण चिन्ह। अवतरण या उदाहरण चिन्ह होता है जैसे कोई व्यक्ति अपनी कुछ बात कहता है दोस्तों, कोई व्यक्ति जब अपनी बात कहता है तो उसको बात बताने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे महावीर स्वामी ने कहा था अहिंसा परमो धर्म। क्या कहा था? अहिंसा परमो धर्म। तो ये बात बताने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है? अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे नेक्स्ट है गांधी ने कहा था हमेशा सत्य बोलो। तो किसका प्रयोग किया जा रहा है? अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों विश्वव्याधि बोधक चिन्ह। अब विश्वव्याधि बोधक चिन्ह क्या होता है? ये देखिए दोस्तों, पूर्ण विराम तो ऐसा होता है, विश्वव्याधि बोधक चिन्ह ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है। देखिए ये विश्वव्याधि बोधक चिन्ह का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, चिन्ह है। देखिए दोस्तों, इसका प्रयोग कहाँ होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसका प्रयोग होता है जैसे हम किसी को शोक बनाए या किसी को पुकारें या किसी से कुछ कहें, जैसे हे राम, हम ऐसे कह रहे हैं तो क्या करें? हे राम के बाद जिसका प्रयोग होगा उसका नाम है विश्वव्याधि बोधक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपसे कहूँ छी छी कितना बुरा लड़का है, तो छी छी के बाद जो प्रयोग होगा उसका अर्थ है विश्वव्याधि बोधक चिन्ह जो प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हे राम, हे राम के बाद किसका प्रयोग हो रहा है? विश्वव्याधि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। यह क्या हो गया? तो ये क्या अंत में किसका प्रयोग हो रहा है? अंत में प्रयोग हो रहा है पूर्ण विराम का। किसका प्रयोग हो रहा है? अंत में हो रहा है पूर्ण विराम का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, जैसे नेक्स्ट है छी छी कितना गंदा है। तो छी छी के बाद किसका प्रयोग हो रहा है? विश्वव्याधि बोधक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और अंत में किसका हो रहा है? अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों आ कितना सुहावना मौसम है। तो ये क्या दोस्तों? इसका प्रयोग किसका हो रहा है? विश्वव्याधि बोधक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह या संक्षिप्त सूचक चिन्ह उसको कहते हैं दोस्तों जैसे कि किसी बात को हमको छोटा बताना है, किसी शब्द को हमको छोटा बताना है तो उसको लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं मध्य प्रदेश, अब मैं मध्य प्रदेश ऐसे लिख दूंगा तो आप समझ जाएंगे ना क्या लिख रहे हैं सर, तो आप समझ जाएंगे कि मध्य प्रदेश लिखा गया। तो इसी का ये जो प्रयोग किया गया ना, इसको कहते हैं लाघव चिन्ह। क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह। देखिए दोस्तों, ये लाघव चिन्ह का चिन्ह। ठीक है दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर के लिए प्रयोग करते हैं, हम कैसे लिखते हैं? डॉक्टर ऐसे तो लिखते हैं, आजकल पूरा कौन लिखता है? ऐसे लिख देते हैं डॉक्टर। तो ये जो प्रयोग किया गया ये क्या है? ये लाघव चिन्ह है। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए मैं प्रयोग करता हूँ उत्तर प्रदेश, तो क्या हो जाता है? लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों निर्देश सूचक चिन्ह। निर्देश सूचक चिन्ह का मतलब क्या होता है? जब हम किसी बात को मतलब स्पष्टीकरण देने के लिए प्रयोग करते हैं उसको निर्देश सूचक चिन्ह कहते हैं। जैसे तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनना है, लेकिन कैसे बनना है ये कैसे बताया गया? निर्देशक चिन्ह के बाद बताया गया परिश्रम, लगन और निष्ठा से बनना है। कैसे बनना है? परिश्रम, लगन और निष्ठा से बनना है, ना कि बेईमान और बुकार चोरी करके नहीं बनना। तो कैसे बनना है? तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनना है, लेकिन उसके बाद किसका प्रयोग किया गया? निर्देशक सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया कि परिश्रम, लगन और निष्ठा से बनना है। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जैसे नीचे किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन को भी अधिकृत करने के लिए हम क्या करते हैं? निर्देशक सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी ने कहा सत्य अहिंसा से ही देश को आजाद कर सकते हैं। तो ये किसका प्रयोग हो रहा है दोस्तों? ये प्रयोग हो रहा है निर्देशक सूचक चिन्ह का। किसका प्रयोग हो रहा है? निर्देशक सूचक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रतीक चिन्ह ये रहा, जिसका मतलब होता है जैसे हम किसी बात का विवरण देते हैं, जैसे निष्कर्ष लिखते हैं ना दोस्तों, जैसे निष्कर्ष या संदर्भ आप लिखेंगे तो उसके आगे ऐसे चिन्ह तो लगाएंगे, इसका मतलब होता है विवरण चिन्ह। क्या होता है? विवरण चिन्ह। ठीक है दोस्तों, जैसे हिमालय से कई नदियां निकलती हैं लेकिन सबसे प्रमुख कौन सी है? गंगा है। कौन सी है? गंगा है। तो गंगा के आगे क्या लग रहा है? विवरण चिन्ह लग रहा है। क्या लग रहा है? विवरण चिन्ह लग रहा है। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चले, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों विस्मय स्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह या हंसपद। देखिए दोस्तों, विस्मय स्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह को मतलब कहते हैं जब हम किसी वाक्य में कुछ शब्द को लिखना भूल जाते हैं तो उसको बताने के लिए जिस हम शब्द का प्रयोग करते हैं, जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसको हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह या विस्मय स्मरण चिन्ह कहते हैं। सबसे ज्यादा इसको हंसपद ही एग्जाम में पूछा जाता है कि हंसपद किसको कहते हैं, तो आप बता देंगे। ये देखिए हंसपद का चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपके सामने लिखूं राम डैश गया, क्या लिख दूं? गया। तो अब आप क्या कहेंगे? कहाँ गया सर? ये तो बताइए, ये तो बताइए, ये तो मैंने बताई नहीं। अच्छा, मैं लिखना भूल गया, तो मैं किसका प्रयोग कर दूंगा? ऐसे प्रयोग कर दूंगा इसका हंसपद या त्रुटिबोधक चिन्ह का। इसके ऊपर लिख दूंगा खेलने गया। कहाँ गया? खेलने
गए। तो आप जो पढ़ेगा ना वो समझ जाएगा कि ऊपर जो लिखा है ना मतलब लिखना भूल गया इंसान, तो उसने ये चिन्ह का प्रयोग कर दिया कि खेलने गया, राम खेलने गया। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जैसे राम गया, अब राम कहाँ गया मुझे क्या पता कहाँ गया, तो मतलब मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ। राम कहाँ गया, राम चला गया, राम चला गया, ऐसे तो लिखूंगा। अब मतलब वो समझ जाएगा पढ़ने वाला, यहाँ पे जो लिखा गया है उसका मतलब है चला गया। ठीक है दोस्तों, जैसे सीता लाई, सीता क्या लाई पता नहीं, भूल गया मैं लिखना, तो सीता क्या लाई, सीता खीर लाई, तो मैं ऐसे चिन्ह का प्रयोग कर दूंगा। क्लियर हुआ दोस्तों? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों लोप चिन्ह। लोप चिन्ह मतलब क्या होता है, जैसे कोई दोस्तों आपको कुछ वर्ड दिया हूं, जैसे मैं आपको लिख दूं ए बी और ऐसे ऐसे करके लिख दूं जेड तक, तो आप समझ जाएंगे ना कि सर क्या लिखना चाहते हैं, सर ए बी सी डी लिखना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के बारे में बता रहे हैं। तो आपको पता है कि बी के बाद सी आएगी, सी के बाद डी आएगी, बिल्कुल पता होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे जो ये जो लोप कर दिया ना मैंने बीच में, ये जो लिख दिया इसको कहते हैं लोप चिन्ह। क्या कहते हैं? लोप चिन्ह कहते हैं। जैसे मैथ में आपको ने पढ़ा होगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे 10 तक लिखने, तो जो बच्चा पढ़ेगा वो समझ जाता है ना दोस्तों कि बीच में ये जो डैश करके मैंने दिया हुआ है तो उसका अर्थ क्या होगा, तो उसको कहते हैं लोप चिन्ह। इनका जब हम प्रयोग करते हैं इसका मतलब होता है लोप चिन्ह। बिल्कुल क्लियर होगा? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, आप इन चिन्हों के बारे में भी याद रखिए। क्यों याद रखिए दोस्तों? क्योंकि मैंने आपको बताया एग्जाम में आपको एक चिन्ह दे देगा और आपसे पूछेगा इसका नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आप इनके नोट्स अवश्य बनाइए। नेक्स्ट है दोस्तों अनुवृत्ति या पुनरावृत्ति चिन्ह। अनुवृत्ति या पुनरावृत्ति चिन्ह मतलब क्या होता है, जैसे किसी बात को मैंने आपको बताया था ना स्पष्टीकरण देने के लिए, उसको अनुवृत्ति चिन्ह कहते हैं। ये अनुवृत्ति चिन्ह का उदाहरण चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, जैसे राम अच्छा लड़का है, अब अच्छे का मतलब क्या है, बुद्धिमान। क्या है? बुद्धिमान। तो उसका मतलब कैसे बताया गया, अनुवृत्ति या पुनरावृत्ति चिन्ह से बताया गया है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह क्या होता है दोस्तों, इक्वल। क्या होता है, जैसे इंग्लिश में जिसको इक्वल कहते हैं ना, बराबर, उसको कहते हैं तुल्यता सूचक चिन्ह। बिल्कुल क्लियर हो? जैसे 1 + 2 = 3, तो ये क्या है, तुल्यता सूचक चिन्ह है हिंदी में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों दीर्घ उच्चारण सूचक चिन्ह। दीर्घ उच्चारण सूचक चिन्ह क्या होता है, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं बोलूं राम, क्या बोलूं, राम, तो मैं इतना लंबा खींच रहा हूं बीच में, जैसे मैं बोलूं ना राम, तो ये जो बीच में बना है ना इसको कहते हैं दीर्घ उच्चारण सूचक चिन्ह। जैसे मैं बोलूं ओम, तो ये जो बीच में मतलब लय बढ़ा के बोल रहा हूं ना, उसको जो प्रयोग किया जाता है उसको किया जाता है दीर्घ उच्चारण सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं बोलूं सीता, ऐसे बोलते हैं ना, तो उसको प्रयोग किया जाता है दीर्घ उच्चारण सूचक चिन्ह का। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों पादक सूचक चिन्ह। पादक सूचक चिन्ह का प्रतीक चिन्ह ये रहा। ठीक है दोस्तों, अब इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं अंडरस्कोर। क्या कहते हैं? अंडरस्कोर। देखिए दोस्तों, यदि आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना। ठीक है दोस्तों, मेरे इंस्टाग्राम की ऑफिशियल अकाउंट ये है। देखिए दोस्तों, जब आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाएंगे ना, तो आपने वहां लिखा होगा इट्स _मोहन_ठाकुर_ ऑफिशियल, ऐसा ही लिखा देखा होगा। तो ये जो बीच में लग रहा है ना, इसको कहते हैं हिंदी में पादक सूचक चिन्ह। क्या कहते हैं? पादक सूचक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में इसको अंडरस्कोर कहते हैं। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों टीका चिन्ह। टीका चिन्ह या तारक चिन्ह मतलब क्या होता है, टीका चिन्ह या तारक चिन्ह मतलब होता है दोस्तों, जैसे हमें किसी शब्द का मतलब बताना है। जैसे दोस्तों आपने बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी, बिल्कुल पढ़ी होंगी, जैसे उसमें एक शब्द बार बार आता है, कुछ भी शब्द मान लीजिए, जैसे बुरे व्यक्ति आता है, क्या आता है, बुरा व्यक्ति आता है। अब बुरे का मतलब बताने के लिए, अब किसी इंसान को बुरे का मतलब नहीं पता, तो हम स्टार बना देंगे, डॉलर बना देंगे, हैज बना देंगे, और उसका मतलब नीचे लिख देंगे कि जहाँ पे स्टार लिखा हुआ दिख रहा है उसका मतलब होता है, मतलब क्या होता है, बुरा इंसान। क्या होता है? बुरा इंसान उसका मतलब होता है, ये उसका मतलब होता है, ये हम बता देंगे तो इंसान समझ जाएगा। जहाँ पे स्टार बना हुआ है उसका मतलब होता है बुरा इंसान। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आज स्टार कलयुगी बाप देखा। अब ये जो यहाँ पे आपको कलयुगी लिखा देखेगा ना, तो उसका मतलब होता है, क्या होता है, उसका मतलब होता है बुरा बाप। क्या होता है? बुरा बाप उसका मतलब होता है। तो जहां पर भी आपको कलयुगी लिखा दिखेगा तो आप बता देंगे कि कलयुगी मतलब होता है बुरा बाप। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको प्रतीक चिन्ह पढ़ा दिया, 20 के 20 विराम चिन्ह। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप एक बार क्लास को फिर से देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएंगे। इनके नोट्स अवश्य बनाना है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ। हमने जो कुछ क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया था ना, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम चैप्टर को पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जाम में आई हुई क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं कि इस चैप्टर से कैसे कैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों,
विराम चिन्ह का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। बताइए जरा दोस्तों, विराम चिन्ह का अर्थ क्या है? मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। और मैं आपको दोस्तों हर चैप्टर में बताता हूँ, जैसे मैं किसी का उपसर्ग पढ़ाऊं या प्रत्यय पढ़ाऊं, संधि पढ़ाऊं, तो मैं आपको उनका मतलब बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्या दोस्तों? आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो विराम चिन्ह का अर्थ क्या? मैंने बताया था ना आपको। क्या चलना विराम चिन्ह का अर्थ है? बिल्कुल नहीं है। क्या वाक्यों का दोहराव विराम चिन्ह का अर्थ है? बिल्कुल नहीं है। क्या इनमें से कोई नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। क्या होता है? ठहरना या रुकना इसका अर्थ होता है। बिल्कुल क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से हंसपद कौन सा है? तो हंसपद आपको बताना है। हंसपद मैंने आपको बताया था जिसको त्रुटिपूरक चिन्ह भी कहते हैं, ये कौन सा है दोस्तों? बताइए जरा, हंसपद कौन सा है? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए जो है हंसपद है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जो है हंसपद है। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा है? ये अनावृत्ति या पुनरावृत्ति चिन्ह है। कौन सा है? अनुवृत्ति या पुनरावृत्ति चिन्ह है। ये कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये कौन सा है दोस्तों? अपविराम चिन्ह है। कौन सा है? उपविराम चिन्ह। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये सब याद होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। आप इनके बारे में अवश्य पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक तथा विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? देखिए दोस्तों, एक तो क्वेश्चन वर्ड होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का अर्थ क्या होता है? ये वाला होता है। तो अब बताना है आपको, इनको छोड़कर वाक्य के अंत में किसका प्रयोग किया जाता है। मैं शुरू से ही दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि प्रश्नवाचक चिन्ह या विस्मयादि बोध के अंत में छोड़कर, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादि बोधक शब्द को छोड़कर अंत में किसका प्रयोग किया जाता है? क्या अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है? क्या अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है? क्या हंसपद का प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, जिसका चिन्ह ये होता है। क्या होता है? जिसका चिन्ह ये होता है। क्लियर हुआ दोस्तों? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, निम्नलिखित वाक्यों में से सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य कौन सा है? ये आपको बताना है। बताइए जरा दोस्तों, कौन से वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ठीक है दोस्तों, क्यों बताना है? देखिए मैंने आपसे कहा था ना, ऐसे क्वेश्चन देके आपसे एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित वाक्य में से कौन से वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। यहाँ तो आपको एक ही क्वेश्चन दे दिया तो आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको अलग अलग भी दे सकता है और आपको सब में ढूंढना है कि कौन से में गलत विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है या सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ कौन से में हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में हुआ है? बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में हुआ है? बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में हुआ है? बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अरे तुम इतनी जल्दी उठ गए, तो क्या हो रहा है? विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। कौन सा आएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है दोस्तों, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको बताना ही, और अपने ओपिनियन अवश्य बताएं दोस्तों, आपको क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है दोस्तों, या आप हमसे कोई और एफर्ट चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, अपने सजेशन अवश्य बताएं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपनी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।